और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद सरकार को जो हुक्मनामा दिया गया था वो ये कहा गया था कि जितने भी एनक्रोचर्स हैं जिन्होंने इसके तहत जमीन ली है उनकी फहरिस्त को तरतीब दिया जाए और सामने रखा जाए। बिल्कुल, इस जमीन के गफले के मामले में आप कई बड़े नाम सामने आए हैं। रियासती इंतजामिया और मरकजी सरकार जो है वो मामले पर करीबी नजर रख रही है। कई लोगों ने रिपोर्ट पर भी जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बड़े सियासी चेहरे सामने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के नाम सामने आए हैं, जिनमें टॉप IAS ऑफिसर्स या फिर इसके अलावा जो फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर रह चुके हैं साबिका हुकूमत में, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कई ब्यूरोक्रेट्स जिनके नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में, जहां पर पहले ही CBI कार्रवाई शुरू कर चुकी है और इसी कार्रवाई का एक पड़ाव आगे बढ़ा है। और ताज़ा रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें कई बड़े नाम सामने आकर जो सनसनीखेज इंकशाफ किया गया है इस रिपोर्ट में, उस पर उन लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अपनी अपनी दलील जो अपने इस मामले को लेकर उनके पास सबूत है या शवाहिद है, सबूत खासतौर से वो पेश करने की कोशिश। लेकिन बड़ी बात इस खबर में ये कि जम्मू कश्मीर के कई बड़े सियासी लीडरान, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑफिसर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर निजाम चला भी चुके हैं, चला भी रहे हैं, उनके नाम इस वक्त जमीन के इस गफले के साथ जोड़े जा रहे हैं। सही, तजम्मुल के पास भी थोड़ी देर में चलते हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको जरा याद दहानी करवाते हैं कि कल से जो नाम सुर्खियों में है वो कौन कौन है और फिर उनका रिएक्शन भी आपको बताएंगे। साबिक PDP लीडर डॉक्टर हसीब द्राबू जो साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, उनके 3 अहल खाना वो इस लिस्ट के अंदर हैं। कांग्रेस के ट्रेजरर KK आमला और उनकी फैमिली के 3 लोग इस लिस्ट के अंदर हैं। 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जिनमें साबिक वजीर सज्जाद किचलू, हारून चौधरी का नाम भी है और तकरीबन 400 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि इलीगली इन्होंने जो है फिलहाल इस फहरिस्त के हिसाब से जो है ज़मीन अपने नाम करवाई है। और इसी लिस्ट को जब आप देखेंगे जो भी ज़राया से सामने है, डोडा के साबिक MLA अब्दुल मजीद वानी, साबिक चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक MY खान का नाम भी इसी लिस्ट के अंदर आप पाएंगे। और इस लिस्ट को जब आप और आगे देखेंगे, क्योंकि रोशनी एक्ट के बाद सरकार को लिस्ट अपडेट करनी है और दोनों सूबाई कमिश्नर से कहा गया है कि वो इस लिस्ट को जो है अपडेट करें, तो फिर साबिक MLA कोटरंका अब्दुल गनी कोहली का नाम भी इस फहरिस्त में अंदर आएगा। और ये अलग से भी एक केस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जो वो चल रहा है। बिजनेसमैन मुश्ताक चाया, रिटायर ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहे हैं, मोहम्मद शफी पंडित, उनकी अहलिया निगहत और साबिक NC लीडर और एडवोकेट जनरल जो साबिक रहे हैं असलम गोनी, और भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो नाम सामने आए उसके बाद हमने देखा कि लगातार सियासत तेज हुई। हिज़्ब इख्तिदार की सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से बयान सामने रखे गए और ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से सरकार को 2-2 हाथों से लूटा गया और जिसके लिए रोशनी बनाई गई, यानी सरकार जो रोशनी की उम्मीद लेकर आई थी कि पावर सेक्टर को मजीद बेहतरी होगी, उसको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इन लोगों को सब कुछ मिला है। ये बीजेपी का एक व्यू पॉइंट है और कोर्ट के सामने भी ये मामला। ताहम सेंटर और स्टेट यानी मरकजी हुकूमत और रियासती यूटी दोनों अभी काफी टाइट लिप्ड है। लिस्ट आ रही है लेकिन वो क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं जब तक कोई हतमी लिस्ट सामने ना आए। अब साबिक रियासती वजीर डॉक्टर हसीब द्राबू का बयान भी सामने है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका क्या मानना है ये जरा गौर से आप सुन लीजिए। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका मानना है कि 1956 में उनके बाप दादा की तरफ से जमीन खरीदी गई थी 4 कनाल की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा कि ये रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने लिया। कह रहे कि ये तो मेरे बाप दादा ने खरीदी 1956 में, और किन से खरीदी थी, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और उस वक्त बाज़ाब्ता उन्होंने स्टैंप ड्यूटी दे दी थी और सभी जो फीस भरना था वो सरकार को दे दिया गया था और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। जब ग्रैंडफादर इस दुनिया से चले गए तो ऑटोमेटिकली साल 2006-7 के आसपास ये सारी प्रॉपर्टी जो ये ट्रांसफर हुई उनकी वालिदा के नाम पर, जिसके बाद मजीद इसमें तकसीम हुआ तो उनकी उस दौरान जब ये तकसीम हुआ तो उस वक्त रोशनी स्कीम भी आ चुकी थी, तो कुछ चीज़ें हमने क्लियर कर दी उसमें और वो पेमेंट भी जो है वो डाल दी है। और पेमेंट कितनी दी है, जो उस वक्त सेट क्राइटेरिया था उससे भी ज़्यादा।
उसके साथ अब ये तो एक साइड है खबर का। अब आप आगे बढ़िए, साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। उनका कहना है कि एनक्रोचमेंट जिस तरीके से दिखाया गया है और जिस तरीके से उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने एक जमीन टुकड़ा खरीदा है नवाबाद सुजवान जम्मू के अंदर 1994 में, और वो सारा कुछ जो है वो लॉफुल परचेज है, और नवाबाद सुंजवान जम्मू 1994 में उन्होंने खरीदा है। और इसी तरीके से जब आप दीगर लीडरों की बात सुनेंगे तो उनका भी यही कुछ कहना है। लेकिन अब एक तरफ से ये सारी बातें आ रही हैं और दूसरी तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि लीडर्स का क्या कुछ कहना है। और इसमें एक और बात भी है, कुछ लीडर्स का और भी जो नाम आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनका मानना कि देखिए जैसे मोहम्मद सईद आखुन का नाम इस लिस्ट के अंदर है। मोहम्मद सईद आखुन का मानना है कि देखिए 1993-94 में जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो उन्होंने जमीन खरीदी है और लीगली खरीदी है, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने स्कीम लाई तो कहा गया कि स्कीम के दायरे में है, तो मैंने उस वक्त सरकार को पैसा दिया है, सेट किया पैसा डिविजनल कमिश्नर ने, हमने यहां से नेगोशिएशन भी नहीं की, पैसा मैंने दे दिया है। और फिर शफी पंडित साहब की भी अपनी एक थ्योरी है, वो उनका मानना है कि 1953 में जमीन उनकी वालदा की थी, 76 में उनका ट्रांसफर हो गया जमीन का, और तब से लेकर वो लगातार जी चला रहे थे इसको। लेकिन अचानक से आज ये कहा जा रहा है कि देखिए ये सारी जमीनें जो है जी ये रोशनी स्कीम के तहत उन्होंने नाजायज तौर पर ली और अपने ओहदे का या अपने असर रसूख का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो ये तो अब लंबी फहरिस्त है, लंबी कहानियां इसमें चलेंगी, लेकिन आम लोग कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग लैंड स्कैम के अंदर जो खबर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो मुशीर हैं उनमें एक मुशीर का नाम भी है, और 20 तारीख को नेक्स्ट मंथ जो 20 तारीख है बारामूला कोर्ट के अंदर जो है वो एडिशनल चार्जशीट आना है, हो सकता है उस चार्जशीट के अंदर उनका भी नाम हो। इस तरीके की भी खबरें जो है वो जराया बता रहे हैं। तो इंतजामिया से लेकर पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन से लेकर हर एक का नाम जो है वो इसमें आ रहा है। लेकिन क्या वाकईतन इसी तरीके का गड़बड़ हुआ है या सिर्फ ये एक ट्रेलर है और इसके बाद फारूक उमर और महबूबा का नाम भी इसमें लिया जा रहा है, और उन्होंने कहां कहां पर लिया होगा वो भी समय। सीधे श्रीनगर से सही तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा कि जो खबर लगातार हम बता रहे हैं, रिएक्शन के तौर पर मैंने कुछ नाम बता दिए जिन्होंने रिएक्ट किया है, आम लोग खबर को कैसे देख रहे हैं और पॉलिटिकल दफ्तरों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी आउटराइटली बाहर आई और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो पहले दिन से ये बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। देखें, जम्मू कश्मीर इंतखाबात का मौसम है तो कहीं ना कहीं आज सियासतदान जो है उनका जो बयान होगा उसका नुकसान भी उन्हें होगा और फायदा भी हो सकता है। लेकिन जब आप इन रोशनी स्कैम्स की बात करते हैं या जमीनात को हड़पने की बात करते हैं तो एक आम आदमी पूछता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी उठना बैठना इनका, तो ये क्या कर दिया और क्या इन्होंने गरीब आवाम का नहीं सोचा था। हालांकि दलाइल जो दिए जाते हैं कि 90s में मिलिटेंसी का बहुत ज्यादा ग्रैफ जो था ऊंचा था, उसके बाद माइग्रेशन के तौर पर काफी सारे मेन स्ट्रीम लीडरान जो हैं खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वापस आए थे वो जम्मू चले गए और मजबूरी और कुछ खरीद बेच कर उन्होंने वहां पर जमीनात वगैरह खरीदी। लेकिन जो दफ्तरी तवाला थे, जो कागजात इसमें होने चाहिए थी, वो अगर है तो वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन अवाम और सियासी मुबसरीन की राय है कि जम्मू कश्मीर में अगर एहतसाब इस तरह से करने लगे तो शायद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम ढांचा जो है वो पहले से ही, जब भी उन्हें कोई आफत आ जाती थी, कोई मुश्किल घड़ी आती थी, तो हमेशा कहते थे हमने मुश्किल हालात में कुर्बानियां दी, हमारे कार्यकर्ता जो है मारे गए हैं। लेकिन आज जब आप जमीन की बात करते हैं, रोशनी की बात करें, जो आपने नाम गिनाए, मुझे नहीं लगा कि कोई बच गया है मेन स्ट्रीम में या साबिक ब्यूरोक्रेट जो हैं जिन्होंने इस तरह का ये काम जो है नहीं किया होगा। आम लोग जम्मू कश्मीर में शहजो पंज में है कि क्या इस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलाई जा सकती थी, क्या सियासी असर रसूख की बुनियाद पर इस तरह से जमीन हड़प की जा सकती थी। सबके मन में एक ही सवाल है कि तहकीकात हो, मुंसिफाना हो, लेकिन ए टीम अगर तहकीकात करे तो बी टीम को अपने दिफा में पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सफाई दे पाए। जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब, आपको याद होगा कि जब रोशनी एक्ट को आम लोगों के लिए उस वक्त जो चर्चा था, गुलाम नबी आजाद और मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन ने जब किया कि अब जो हुकूक होंगे, मालिकाना हुकूक इन्हीं जमींदारों के पास होंगे, तो उस वक्त भी अगर आपने देखो कि कोई सड़कों पर कोई हमने जश्न नहीं देखा। उस वक्त हमने कोई इस तरह से डोल डफ लेकर, बैंड बाजा लेकर लोगों को नहीं पाया, क्योंकि जिन लोगों की ये जमीनात थी उनसे छीन कर ये बड़े लोगों की जमीनात हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप
इसको 1 से 100 तक सीरियल नंबर में लेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो इस लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं और जिन्हें इस जमीनात का हकूक नहीं मिलना चाहिए था, ज्यादातर वही लोग आते हैं। लेकिन अब चूंकि मामला दिफा का है और केस चलेगा, क्या कुछ तैयारी की होगी जमीनात खरीदने वालों ने, और जो पहले ऑर्डर में सख्त तौर पर कहा गया था कि 75 करोड़ रुपया इन्हें टोटल मिला है और जितना पैसा क्या वापस भर के कुल जमीनात मिलाकर अभी हम आपकी देखें होगी, कि वो ये वो भी है देखने कि वाली बात होगी। पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर फिलहाल खामोशी है और वो देख रहे हैं कि ऊंट कौन सा करवट बह रहा है, क्योंकि अभी कुछ नाम सामने आ रहे हैं और जब ये कुछ नाम सामने आए इसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से रिएक्शन भी किया गया, जैसे डॉक्टर हसीब द्राबू की तरफ से रिएक्ट किया गया फॉर्मर आईएएस ऑफिसर शफी पंडित साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि देखिए ये पुश्तैनी विरासत हमारी है और किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैंने सेट नॉर्म्स के तहत पेमेंट भी की है। तो अब ये मामला कहीं और की ओर भी जा सकता है, इस तरीके की बात आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुलमर्ग लैंड स्कैम में जिस तरीके से छोटे बड़े बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं और माना जा रहा है कि 20 तारीख को फर्जी जुर्म जो है, दूसरी चार्जशीट जो है वो सामने आएगी और उसके बाद हो सकता है मुश्किलें और बढ़ जाए बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि स्टिंग एडवाइजर का नाम भी उसमें आ रहा है। देखिए, गुलमर्ग का एक बहुत पुराना मामला है। अगर आपको याद होगा कि जिन एडवाइजर साहब का नाम इस वक्त लिया जा रहा था वो उस वक्त भी बड़ी कुर्सी पे थे, ब्यूरोक्रेसी में थे और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू के मामला थे वो उनके हद इख्तियार के आसपास थे। और उसके बाद और भी मामला हैं जो कि एडवाइजर के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी कई जगहों पर इस तरह का इल्जाम है। लेकिन उधमपुर, उसके बाद गुलमर्ग, उसके बाद चूंकि जब गुलमर्ग में मामला हो तो उस वक्त वो डीडीसी गुलमर्ग हुआ करते थे और उसके बाद वक्त गुजरता गया, मामला चलता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो शायद मुझे लगता है कि घुटने टेक दिए और उसमें कोई सूरत नहीं लाई। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी तफ्तीश जो है नामुकम्मल करके आगे लाई। उसके बाद अब जो केस मुकम्मल तौर पर बन रहा है, इसके बाद गवर्नर साहब, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले सिद्धू शोपियान का एक मामला आया था जमीनात का, एक साबिक वजीर के साथ उसको जोड़ा गया। उसके बाद तहकीकात शुरू हो जाती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके हामी भी हो सकते हैं और आपको सही भी मानते हैं और मामला ठंडा पड़ गया। मुझे लगता है कि अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको एक सेंटेंस जरूर मिलेगा जिसमें आपको सिद्धू शोपियान, गुलमर्ग लैंड स्कैम और उसके बाद बोगची बाग और आसपास में जो रोशनी एक्ट के तहत आपने जमीनात जो है अपने नाम कर दी। हालांकि आपने कागजात पूरे करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी होगी, लेकिन कागजात को कोर्ट में किस तरह से चैलेंज किया जाएगा, जब आपका म्यूटेशन दाखिल होगा उसमें आपके जो ऑब्जेक्शन भरने होंगे उसमें लिखा जाएगा कि कब और किन हालात में ये जमीनात आपके जद अजदाद की हुआ करती ठीक है, आप बने और उसके रहिएगा बाद किस हमारे तरह से साथ, आपने दोबारा आपके पास चलते हैं। फिलहाल सियासत जो थी वो तेज होगी और आने वाले दिनों में क्योंकि बीडीसी चुनाव चल रहे हैं, डीडीसी चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि और ज्यादा सियासत जो है